हेलो बच्चों, वेलकम टू कंपटीशन ग्लोब। तो बच्चों, ये मार्केट और प्राइसिंग एनालिसिस का लेक्चर 3 है। इसमें हम जानेंगे कि मोनोपोली और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। तो समय को बिना बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मोनोपोली होता क्या है। तो मोनोपोली दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है मोनो, जिसका मतलब होता है एक यानी सिंगल, और दूसरा शब्द है पॉली, जिसका मतलब इकोनॉमिक्स में होता है सेलर यानी विक्रेता। तो मोनोपोली बेसिकली मार्केट की वो कंडीशन होती है जिसमें एक सेलर यानी एक सिंगल सेलर एक यूनिक प्रोडक्ट को बेच रहा होता है, और क्योंकि उसका ही सिर्फ उस प्रोडक्ट पर अधिकार होता है तो उसका कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं होता है जो उससे compete करे। फॉर एग्जाम्पल रेलवेज। अब रेलवेज पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, ये आप सभी जानते हैं। और क्योंकि रेलवेज में लगने वाला पैसा भी बहुत ज़्यादा होता है, इसमें लगने वाले ट्रैक्स, बुगीज, स्टेशंस, इन सब पर जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर कोई प्राइवेट कंपनी आके रेलवेज को कंट्रोल नहीं कर सकती। तो इसीलिए रेलवेज को हम एक मोनोपोली कहते हैं। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि मोनोपोली के फीचर्स क्या होते हैं। तो इसका सबसे पहला फीचर होता है कि इसमें एक सिंगल सेलर ही होता है, जैसे रेलवेज में गवर्नमेंट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में स्टेट अथॉरिटी एटसेट्रा। दूसरा फीचर होता है यूनिक प्रोडक्ट, जिसका मार्केट में कोई भी कंपटीशन ना हो। तीसरा फीचर होता है जिसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट ना हो, जैसे गवर्नमेंट रेलवेज का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। मेट्रो वगैरह यूज हो सकती है लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए मेट्रो को लोग नहीं चलाते। अगला फीचर है कि कोई भी नई फर्म इजिली मोनोपोली को ज्वाइन नहीं कर सकती, यानी मल्टीपल फर्म्स को ये सपोर्ट नहीं करता है। अगला फीचर ये है कि जब इनका कोई भी कंपटीशन नहीं है तो इनका प्रॉफिट ही हमेशा बना रहता है। और लास्ट फीचर है कि ये प्राइस मेकर्स होते हैं, क्योंकि इन प्रोडक्ट में यूनिकनेस होती है, यानी ये प्रोडक्ट यूनिक है तो इनका कोई भी कंपटीशन नहीं है, और कंपटीशन नहीं है तो ये अपना प्राइस खुद डिसाइड करते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि मोनोपोली के सोर्सेस क्या होते हैं। तो सोर्सेस के अकॉर्डिंग हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला आता है नेचुरल मोनोपोली। तो नेचुरल मीन्स नेचर से मिलने वाले रॉ मटेरियल, जैसे गोल्ड हो गया, कोल हो गया, वाटर हो गया, एटसेट्रा। तो इन सब पर किसी ना किसी एक फर्म का कंट्रोल होगा, तो इसे हम नेचुरल मोनोपोली कहेंगे। दूसरा आता है स्टेट मोनोपोली, यानी जिस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी पर कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, कोई ऐसे प्राइवेटली इलेक्ट्रिसिटी को बेच नहीं सकता, तो ये कह सकते हैं कि ये एक स्टेट मोनोपोली हुआ। और तीसरा आता है लीगल मोनोपोली, यानी यहाँ पर कुछ फर्म्स ऐसे भी होते हैं जिनको अपने राइट्स पेटेंट कराने पड़ते हैं। पेटेंट का मतलब होता है कि यानी लाइसेंस इशू करवाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो दवाएं बनाती है। अब जो किसी एक वैक्सीन को बनाती है, और अगर गवर्नमेंट ने उसे ये लाइसेंस दे दिया कि वही कंपनी सिर्फ उस पर्टिकुलर वैक्सीन को बना सकती है, तो वो एक लीगल मोनोपोली हो जाएगा और उसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ उसी एक कंपनी को अधिकार दे रही है कि वो वैक्सीन को बनाए। तो अब आप समझ गए होंगे कि मोनोपोली के सोर्सेस क्या होते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे एक मोनोपोली में प्राइस और आउटपुट को डिफाइन किया जाता है। इसके लिए आप इस ग्राफ में देखिए, इसमें आपको एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी दी है और वाई एक्सिस पर आपको प्राइस दिया है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 कंडीशंस देखी जाती हैं। पहली क्या है? पहली कंडीशन ये है कि एवरेज रिवेन्यू मार्जिनल रिवेन्यू से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ठीक है। जैसे कि आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं कि जो एवरेज रिवेन्यू वाली येलो लाइन है वो मार्जिनल रिवेन्यू की जो ग्रीन लाइन है उसके ऊपर है। इसका मतलब यहाँ पर एवरेज रिवेन्यू मार्जिनल रिवेन्यू से ज़्यादा है। इसके बाद हम दूसरी कंडीशन पर जाते हैं कि मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट में क्या रिलेशन है। मैंने आपको ये बताया भी है कि जब भी रिवेन्यू कॉस्ट से ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो अब आप यहाँ पे ये देखेंगे कि जब तक मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा है तब तक आपको प्रॉफिट मिलेगा। एक केस ऐसा आता है जब मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो जाता है, जिसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। और जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रिवेन्यू से ज़्यादा होने लगता है, वहाँ पे लॉस की कंडीशन आ जाती है। ऐसे में फर्म प्रोडक्ट को बेचना रोक देता है। जैसा कि आप इस ग्राफ में भी देख रहे होंगे कि जब तक ये ग्रीन लाइन यानी एमआर यानी मार्जिनल रिवेन्यू वाली लाइन रेड वाले कर्व यानी मार्जिनल कॉस्ट के कर्व से ऊपर है, तब तक आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और जैसे ही ये पॉइंट टी की तरफ पहुंचेगा, जैसे कि आप इस ग्राफ में पॉइंट टी देख रहे होंगे, वहां पर एक इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। और इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है वो मार्जिनल रिवेन्यू की लाइन से ऊपर आ जाएगा, तो उस केस में फर्म को लॉस होगा
और वो प्रोडक्ट को बेचना छोड़ देगा। तो आप ये भी समझ गए कि कहाँ पे प्रॉफिट और कहाँ पे लॉस है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब कितना प्रॉफिट मिलेगा, इसको भी हमको पता करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट इनटू टोटल क्वांटिटी। अब जैसे आपको इस ग्राफ में दिख रहा होगा कि यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू है 88 और एवरेज कॉस्ट है 50 और क्वांटिटी यहाँ पे जो सेल हो रही है वो 3 यूनिट्स। तो इन सबको अगर हम फॉर्मूले में रख दें तो ओवरऑल प्रॉफिट आएगा 144 का। तो होप आप समझ गए होंगे ग्राफ से कि कैसे हम प्रॉफिट को निकालेंगे। तो इसके बाद हम आते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पर। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? तो जब कभी भी आपने ट्रेन का टिकट बुक किया होगा तो आपने देखा होगा कि सीनियर सिटीजन्स का टिकट का प्राइस कम पड़ता है और आपको पैसा ज़्यादा पड़ता है। तो इसको ही हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, यानी एक ही प्रोडक्ट के लिए एक इंसान को कम पे करना पड़ रहा है और दूसरे इंसान को ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कई तरीके का होता है। पहला होता है पर्सनल, यानी जो हर प्राइस हर इंसान के लिए अलग अलग हो। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, सीनियर सिटीजन का टिकट कम चार्जेस पड़ते हैं। दूसरा होता है ज्योग्राफिकल, यानी जो प्राइस जगह की बदलने से बदल जाए। जैसे कि एक फॉरेनर बुक आपको इंडिया में महंगी पड़ती है और अगर वही आप जाके किसी फॉरेन कंट्री में खरीदते हैं तो वहाँ पे आपको वो सस्ती मिलती है। और तीसरा आता है जो प्राइस यूज़ के अकॉर्डिंग चेंज हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना जो पड़ता है उसमें आपको चार्जेस कम पड़ते हैं, उसी जगह पर अगर कोई इंडस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करती है तो उसे ज़्यादा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो ये बेसिकली यूज़ के अकॉर्डिंग होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। इसमें सबसे पहले आता है फर्स्ट डिग्री। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फर्स्ट डिग्री क्या होता है। इसमें सेलर कस्टमर से मैक्सिमम प्रॉफिट लेता है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे आप एक फ़ोन लेने जाते हैं, आपने शॉपकीपर को बताया कि आप 6000 तक का फ़ोन ले सकते हैं, तो शॉपकीपर आपको मैक्सिमम 6000 तक का फ़ोन दिखाएगा कि आप बार्गेन भी कर ले, सब कुछ कर ले और वो आपसे मैक्सिमम 6000 रुपये तक ले पाए। मतलब यहाँ पे सेलर का इंटेंशन ये होता है कि वो आपसे मैक्सिमम प्रॉफिट ले सके और यहाँ पे कस्टमर का कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है, बल्कि प्रॉफिट किसका होता है? सेलर का। दूसरा आता है सेकंड डिग्री। अक्सर आपने मॉल्स में देखा होगा कि कॉम्बो ऑफर्स चलते हैं। जैसे कि आप एक शर्ट को लेंगे तो आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे, उसी जगह पे आप अगर 2 शर्ट्स को लेते हैं तो आपको 1500 रुपये देने पड़ेंगे, यानी डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट क्वांटिटी। तो इसको ही हम सेकंड डिग्री पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। और लास्ट आता है थर्ड डिग्री, यानी मैंने आपको अभी बताया कि रेलवेज में सीनियर सिटीजन्स को कम पैसे लगते हैं और उसी जगह पर आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। इसको हम थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो होप आप अच्छे से समझ गए होंगे मोनोपोली और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड लव यू ऑल।